चलो बच्चा, आज हम माशरे और पेशे का दूसरा वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहले लेक्चर में देख चुके थे कि माशरे और पेशे किस तरह से हर मुल्क में अलग अलग होते हैं, और हमने सारे तीनों पेशे देखे थे, इब्तदाई पेशे देखे थे और सानवी और सलासी पेशे देखे थे। और इन तीनों का जो भी हिस्सा है, मतलब ब्राज़ील में कितने परसेंट थे, कितने फ़ीसद थे, और इंडिया में कितने फ़ीसद थे, वो सारे हम चीज़ देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में, जो ब्राज़ील में कहाँ पर किस तरह का कौन सा पेशा इख्तियार है और कहाँ कौन सी सनतें मौजूद है। तो सबसे पहले हम उनके ज़राअत देखेंगे। ब्राज़ील में नकदी फसलें भी उगाई जाती है, लेकिन इनकी सबसे दो अहम नकदी फसलें कौन सी हैं? एक सोयाबीन है और दूसरा कॉफ़ी है। और आप ऐसे जानते भी होंगे, कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील जाना जाता है। तो कॉफ़ी के प्याले किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। तो इनके सबसे दो अहम फसल है जो इनकी नकदी फसलों में गिनती जाती है। एक कौन सा? कॉफ़ी, और दूसरा सोयाबीन। आप देखो ब्राज़ील का, जब आप सही से नक्शा देखोगे तो ब्राज़ील से एक जो बहुत बड़े दरिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया माना जाता है, अमेज़न। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे घने जंगलात हैं, और उनका जो पानी का जो स्पीड है काफ़ी, मतलब जो इनकी स्पीड है बहुत ज़्यादा है, 2 लाख मतलब मीटर फी सेकेंड। तो यहाँ पे बारिश की ज़्यादा, पानी की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से यहाँ पे जो ज़राअत है वो नहीं होता है। तो आप जो इनका जो ज़राअत का जो ज़मीन है वो कहाँ है? ये जुनूब सिंध में है। तो जुनूब, और जो यहाँ ये वाला इलाका है, ये जो इलाका है यहीं पे ज़राअत की जाती है। और ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका किससे घिरा हुआ है? तो ये पानी और बहुत बड़े जंगल से घिरा हुआ है, जिसे आप अमेज़न जंगल के नाम से जानते होंगे। और यहाँ पे एक दरिया है जो बहुत बड़ी दरिया है, जिसके पानी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ पे इंसानी बस्तियाँ मौजूद नहीं है। जब इंसानी बस्ती मौजूद ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंसानी सरगर्मियाँ होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे ज़राअत, इस जो शुमाली, जो ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में ज़राअत करना या माहीगिरी करना या सनतें पैदा मतलब बनाना, ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलाका, जो शुमाली इलाका है, वो पूरा खाली होता है। तो आप जो भी इनको ज़राअत करना होता है या किसी किस्म का जो इंसानी सरगर्मियाँ या बस्ती बसाना होता है, तो इस सिल्क में होते हैं। तो ये जनूबी मुश्किल सिल्क में होते हैं, इस साइड में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ज़मीन क्या खुशकी होती है, और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बुलंद है, और यहाँ पे आसानी से मतलब हर एक चीज़ का दस्तयाब होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़राअत की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी ज़राअत की जाती है, जैसे आप कॉफ़ी देखोगे, सोयाबीन देखोगे, और यहाँ पे चावल की फसलें उगाई जाती है। तो ये एक अहम मतलब ज़राअत है, और इसी इलाके में ज़राअत की जाती है। आप दूसरा देखोगे माहीगिरी। तो जो ब्राज़ील का इलाका है, जो इसके बाद क्या है? कानगुनी। तो जो कानगुनी है, तो यहाँ पे क्या है? तो ये इलाके में लोहा पाई जाती है, और इसी इलाके में मैंगनीज पाई जाती है। लेकिन जो ब्राज़ील का जो इलाका है, जो बहुत सारे जो भी जहाँ पे कानकुनी है, वहाँ पे क्या है, अभी बहुत सारे जो जराए है, जो भी ज़ख़ीरा है, वो अभी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अभी मालूमात नहीं हासिल हुआ। इसकी वजह से वहाँ पे कानकुनी का जो भी है सरगर्मियाँ, वो कम देखने को मिलता है। यही वजह है क्योंकि बहुत बड़े वहाँ पे बड़े जंगलात हैं, और बड़े और दरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे खोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कानकुनी के लिए भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोहा मैंगनीज और बॉक्साइट, जो यहाँ पे बॉक्साइट होते हैं, लोहा मैंगनीज, ये सारे पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो अब इसका तीसरा जो आता है वो माहीगिरी आता है। तो माहीगिरी में देखोगे तो कहाँ पे माहीगिरी किया जाता है? जहाँ पे पानी की रफ्तार थोड़ी कम हो और जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हो। तो ये आप देखोगे जो जुनूबी बहरे अफ़गाने से, जो जुनूबी के बहरे अफ़गाने से यहाँ पे दो तरह की समुद्री दोह जो होती है, वो दो तरह की यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ से गर्म आती है और एक तरफ से सर्द आती है। तो सर्द और गर्म आने की वजह से यहाँ पर एक तरह का एक ऐसा माहौल बन जाता है जहाँ पर मछलियों के लिए काफ़ी मुफीद होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली पाई जाती है। तो जिसकी वजह से मछुआरे क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, माहीगिरी का काम करते हैं,
और इस इलाके में माहीगिरी करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी और बहुत घने घने जंगलात और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो इंसानों को मतलब नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे माहीगिरी का जो रूज यहाँ पर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस इलाके में भी देखोगे तो इसमें भी माहीगिरी का मतलब ये जो अपना सोनाली बहरा उटानुस है, तो इसमें यहाँ पर माहीगिरी करना आसान हो जाता है। यहाँ पे माहीगिरी करना आसान हो जाता है क्योंकि एक इक्वेटर पे है, यहाँ पे इक्वेटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, हमेशा बारिश होती रहती है, तो यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। तो आप देखोगे कि माहीगिरी जो ब्राज़ील के अंदर जो जैसे नदियों से माहीगिरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़ी नदियाँ हैं और घने जंगलात हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे साहिली इलाके में, तो साहिली इलाके में क्या होता है कि एक तरफ से गर्म रो यानी क्या होता है, एक तरफ से गर्म रो आती है और दूसरी तरफ से सर्द रो आती है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी मतलब जो बहुत सारे अच्छे मतलब हालात पैदा हो जाते हैं जो काफ़ी मछलियों के लिए मुफीद होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी मछली पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इस इलाके में और इस इलाके में क्या होता है, माहीगिरी की जाती है। तो यहाँ पे ब्राज़ील का जो मतलब जो भी ये वाला जो साहिली इलाका है, तो साहिली इलाके में ही माहीगिरी किया जाता है। तो ब्राज़ील का साहिली इलाका कितना है, कुछ 7,400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 7,400 किलोमीटर के ही दायरे में यहाँ पे जो हम माहीगिरी करते हैं ब्राज़ील के। लेकिन कुछ यहाँ पे भी माहीगिरी की जाती है, जैसे यहाँ पे पानी की रफ्तार होती है, जैसे साओ फ्रांसिस्को दरिया है और इलाना दरिया है, इनके मुहाने पे भी क्या होते हैं, माहीगिरी करते हैं। लेकिन इस वाले एरिए में जो भी लोग आप देखोगे, यहाँ जो ये एरिया है, जो अमेजोन का जो एरिया होगा, वहाँ पे बहुत सारी इंसानी सरगर्मियाँ बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़राअत भी कम होती है और वहाँ पे खानपूनी भी कम होती है और वहाँ पे इंसानी बस्तियाँ भी नहीं हैं और वहाँ पे जो माहीगिरी की पेशे भी बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सब जो भी सरगर्मियाँ कहाँ पे मिलेगा आपको ज़्यादा, तो जुनूब मशरिक़ में देखने को आपको मिलेगा ब्राज़ील में, जो काफ़ी सारे मतलब ऐसे मतलब जो ज़मीन क्या ऊँची ज़मीन है, जिसकी वजह से वहाँ पे फसल उगाना और ज़राअत करना काफ़ी आसान हो जाती है। और जिस जगह पे आपको खाम माल मिलेगा, जिस जगह पे जहाँ पे मतलब ज़राअत होती है यहाँ पे, वहाँ पे माहीगिरी होती है, तो वहीं उसी के आसपास में क्या होता है, कारखाने मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सनतें या छोटी सनतें कहाँ वहाँ पे मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसी इलाके में सब कुछ होगा आपको, वहाँ पे सनतें मिलेगी, आपको कारखाने मिलेंगे, आपको ज़राअत का भी काम देखने को मिलेगा, माहीगिरी का भी काम देखने को मिलेगा, तो खानपूनी का भी काम देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत खानपूनी का जो अपना अमेज़न का जो इलाका है उसमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ रखना आपको कि इस इलाके में क्यों की जाती है सारे काम, क्योंकि ये इलाका जो ये शुमाली इलाके से थोड़ा खुश्की ज़मीन खुश्क पे यानी कुछ उठा हुआ हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पानी और जंगलात कम है, लेकिन यहाँ पे इंसानी बस्तियाँ ज़्यादा है। और यहाँ पे क्यों इंसानी बस्तियाँ इंसानी सरगर्मी में मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी मौजूद है, बहुत सारे दरिया मौजूद है, जिसकी वजह से इंसान को जो भी काम करना होता है उसमें मुश्किल पैदा होती है। बहुत बड़े यहाँ पे जंगल है, जिसकी वजह से इंसान को हमेशा अपनी जान का मतलब वो रहता है, हमेशा मुसीबत में रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी इंसानी सरगर्मियाँ करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये इलाका अभी तक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अभी तक सही से मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ब्राज़ील में अभी भी बहुत सारे जो मालूम होना भी बाकी है। तो हम ब्राज़ील का देख चुके हैं, अब किससे दिखना है, तो अब हमारा आना क्या देखना है। तो आप सब तरह से जानते हो कि भारत एक ज़रूरी मुल्क है, यानी ज़राअत का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है उनके, इसमें ये GDP में यानी मजमूई कौमी पैदावार में। तो जो मजमूई कौमी पैदावार में जो कितना परसेंट हिस्सा है, तो यहाँ पर 60% जो भारत के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़राअत करते हैं। और ज़राअत में हर तरह का ज़राअत होता है, कोई कपास का ज़राअत करता है, तो कोई पटसन की या कोई गेहूँ या चावल। तो इसमें आपको देखना है कि भारत में कहाँ पर ज़राअत किस किस्म की जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक गंगा मैदानी इलाका है, यानी इसे जो गंगा मैदानी इलाका कहा जाता है। यहाँ पे गंगा नदी
यहाँ पे गंगा गंगा नदी बहती है और दूसरा यहाँ पे एक यमुना नदी बहती है। और इसके बहुत सारे ऐसे जो नदी है जो इस यमुना नदी में आगे मिलती है, जो यमुना नदी में आगे मिलती है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको एक रेगुल मिट्टी की किस्म पाई जाती है जो काफ़ी बहुत ज़्यादा जर्खीज मिट्टी होती है और वो जो हिंदुस्तान के मतलब भारत की आबो हवाओं के लिए बहुत मुफीद होती है। तो यहाँ पे इसकी जो जर्खीज पना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है काली मिट्टी के मुकाबले में, लाल मिट्टी के मुकाबले में। तो सबसे ज़्यादा भारत में अगर ज़राअत होती है तो इस बेल्ट में होती है, यानी इस इलाके में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसानी से पानी मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे दरिया जो हिमालय से आते हुए और यहाँ पे बारिश के मानसून जो है वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छा बारिश होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे ज़राअत होती है। आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़राअत होने वाला चावल है, गेहूँ है। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे इलाका है जो उत्तर प्रदेश का इलाका है और बिहार का इलाका है और बंगाल का इलाका है। तो आप देखो कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जो ज़राअत होती है वो दो चीज़ की होती है, एक तो चावल की होती है, दूसरा किसकी होती है, पटसन की होती है। उसी तरह से आप बिहार में जाओगे तो बिहार में दो अहम फसल है, जैसे तीन अहम फसल है, सॉरी, एक चावल होता है, एक गेहूँ है और तीसरा गन्ना है। आप उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे भी चावल और गेहूँ होती है। तो इन जो तीनों जो रियासत है, भारत की तीन जो रियासत है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कुल मिला के देखोगे तो आप चावल की पैदावार हमेशा ज़्यादा होती है। और इन तीन रियासतों में से सबसे ज़्यादा जो चावल की पैदावार होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन जब आप पंजाब का इलाका देखोगे तो पंजाब में भी बहुत सारी जो नदियाँ हैं, जिसे 5 नदी बोलते हैं आप, जैसे सतलज नदी हो गया, रावी, चेनाब, ये सब 5 नदियाँ हैं जिसमें जो यहाँ सतलज तो हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन हिमालय से ही निकलती है। तो यहाँ पे जो सतलज नदी जो यहाँ से बहती है तो वो उसके पानी के इस्तेमाल से यहाँ पे पंजाब में ज़्यादा ज़राअत की जाती है। और कौन सी फसल की ज़राअत की जाती है, तो वो चावल की ज़राअत की फसल की जाती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा फसल चावल की कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन अगर जब आपको रकबे के लिहाज से दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा 1 किलोमीटर रकबा में कहाँ फसल हो जाती है, तो आपको पंजाब बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर जब आपको पूरा चावल की ज़राअत के लिए बोला जाएगा तो वो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। तो आप ये तो हो गया चावल, जो गंगा मैदानी इलाके में चावल की फसल बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। दूसरा आप देखोगे ये वाला इलाका देखोगे तो यहाँ पे काली मिट्टी का इलाका है। आप जब मिट्टी के किस्म देखा होंगे तो यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी का इलाका है जो मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और कुछ इलाका जो छत्तीसगढ़ का भी आता है, छत्तीसगढ़ का भी आता है। तो ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किस किस्म की फसलें उगाई जाती है, तो दो चीज़ की सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती है, एक तो दाल की फसलें उगाई जाती है और दूसरा कपास की फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तो दाल की फसलों के लिए जानी जाती है, जैसे मसूर की दाल हो गया, आपका चना हो गया, ये सब किसके लिए जानी जाती है, तो मध्य प्रदेश का इलाका बहुत काफ़ी ज़्यादा दाल पैदावार करती है। वहीं पर कपास की पैदावार देखोगे आप तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार करती है। और सबसे ज़्यादा जो कपास की मिल, मतलब जो सबसे ज़्यादा कपड़े की मिलें कहाँ है, तो वो आपको सूरत में दिखाई देगा। और हम आगे चल के सनत के उसमें बढ़ेंगे। पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें ज़राअत देखना है। तो ये आप देख चुके हो किस तरह से ज़राअत की जाती है। भारत का जो इलाका है यहाँ पे किस तरह से ज़राअत की जाती है। तो ये भारत का जो ज़राअती जो इलाका है वो काफ़ी अच्छा इलाका है। हम कदीम ज़माने से ही अच्छे ज़राअत करते आए हैं। वहीं पे आप देखो केरला साइड में, तो ये जो केरला का इलाका है, तो केरला में कौन सी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, वहाँ पे मसाले ज़्यादा उगाए जाते हैं, वहाँ पे मसाले उगाए जाते हैं, चाय उगाए जाते हैं, चाय के बागान उगाए जाते हैं। वहीं पे आप आसाम में देखोगे तो आसाम किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वो चाय के लिए जाना जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश में देखो एक कीवी फल आया था जो मतलब चाइना से या चाइना के मतलब दूसरे देश से आया था। तो जो कीवी फल का जो टेम्परेचर होता है वो किस रियासत के लिए मुफीद है, किस रियासत में मुफीद है, तो अरुणाचल प्रदेश में मुफीद है। और ये सबसे ज़्यादा कीवी फल कहाँ उगाए जाते हैं, जो एक आप जो वाइट ब्लड के लिए खाते हो वो कीवी फल ये अरुणाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं। वहीं पे आप देखोगे ये ऊपर वाला इलाका है जो अपना
जम्मू कश्मीर वाला इलाका है तो ये सर्द वाला इलाका है, यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। तो कौन से फलों के लिए होते हैं? वो सेब जैसे फलों के लिए आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा संतरा, अंगूर और हापुस आम ये सब कहाँ पे उगाए जाते हैं? ये महाराष्ट्र के इलाकों में उगाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख चुके हो कि ज़राअत भारत में कहाँ किस तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ क्या होता है। अब हम माहीगिरी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में, हम देखे थे कि पीछे ये ज़राअत देखे थे भारत के, अब हमें भारत का माहीगिरी देखना है। तो आप देखोगे जो भारत का जो साहिली इलाका है वो कितना है? 7,500 किलोमीटर का इलाका है, कुछ 7,500 किलोमीटर का इलाका है, जिसकी वजह से माहीगिरी को यहाँ पे बहुत सारा उरूज मिला। अब देखेंगे यहाँ पे भारत में दो तरह की माहीगिरी होती है। एक तो साहिली इलाका पे यानी समुद्री इलाके में माहीगिरी होती है, दूसरा जो भारत के अंदर में होती है, जो नदियों से होती है, तालाब से होती है और झीलों से होती है। तो यहाँ पे माहीगिरी का पेशा जो मछली कमी पैदावार में जो लगभग जो ज़राअत में आते हैं वो लगभग कुछ 4% के आसपास में आते हैं। जो मछली कमी पैदावार का जो 4% का हिस्सा है माहीगिरी का, अगर दूसरे देशों से आप कंपेयर करोगे, जैसे चाइना से कंपेयर करोगे या ताइवान से कंपेयर करोगे या फिलिपाइन से कंपेयर करोगे तो बहुत कम है हमारा जो ये मछली का जो कारोबार, जो माहीगिरी का कारोबार है दूसरे के देशों में बहुत सारे कम है। और इसे बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नई पॉलिसियाँ लेकर आती है जो हमारे मछुआरों को काफ़ी मुफीद होता है, लेकिन उस तरह का फ़ायदा नहीं होता जिस तरह से दूसरे देशों में होना चाहिए। तो यहाँ पे माहीगिरी का पेशा एक अहम पेशा तो माना गया है, लेकिन अभी तक के उस तरह का पेशा नहीं है जो दूसरे पेशे में एक तरह का उनको कमाई होती है। उस तरह का पेशा अभी तक माहीगिरी साबित नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सरकार क्या करी है, नई पॉलिसी के जरिए वो माहीगिरी को अरोज पे लाने की कोशिश कर रही है। तो आप देखो साहिली इलाका जो है 7,500 किलोमीटर का इलाका है। यहाँ पर बहरे बंगाल है और यहाँ पे बहरे अरब है। तो बहरे अरब और बहरे बंगाल में दूर दूर तक क्या जाते हैं, मछुआरे जाते हैं और जैसे झींगा हो गया, बोमिल हो गया, पापलेट हो गया, इस तरह के मछली लेकर आते हैं और यहाँ पर वो अपना जो भी इनका जो बिजनेस है वो करते हैं। तो जो माहीगिरी का जो समुद्री पैदावार का उसमें कितना परसेंट है? तो 40% है। और वहीं पर तालाब, दरिया, झील से कितने परसेंट से आते हैं माहीगिरी का? वो 60% से आते हैं। तो जो तालाब, दरिया, झील कहाँ से? जैसे ये बंगाल जैसे ये गंगा नदी हो गया तो इससे माहीगिरी की जाती है। जैसे यमुना हो गया और जैसे यहाँ पे नर्मदा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे तापी हो गया। तापी जैसे गोदावरी नदी है, यहाँ पे गोदावरी नदी है और यहाँ पे क्या है, कृष्णा नदी है। तो ये सब नदियों से भी माहीगिरी की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे वो अपना मछली पालन करते हैं। ये कोकण का इलाका जो आप जानते होंगे, यहाँ पे जो भी इलाका होगा ये साहिल इलाका का, इनका सबसे अहम जो खाने का जो होगा वो क्या होगा? मछली और चावल होगा। क्योंकि साहिल इलाके में बारिश भी होती है तो वहाँ पे ज़राअत कौन सी फसल की जाती है? तो चावल की फसल की जाती है और उनको मछली आसानी से मिल जाती है। तो उनका खान पान में चावल और मछली दोनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत का हो गया माहीगिरी जो 60% किससे की जाती है? नदी से की जाती है। जैसे यहाँ पे पुलिकट झील हो गया, यहाँ पे सांबा झील हो गया। तो इन सांबा झील से तो मछली नहीं हुआ है, मछली की जो खारे पानी की झील है वहाँ से नमक हासिल किया जाता है। आपको इसमें एक सवाल भी दिया हुआ है कि नमक तो हम साहिल इलाकों से निकालते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो हमारा राजस्थान है उसमें हम किस तरह से नमक हमें मिलता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, आप अपने स्कूल किसी से पूछिएगा कि वो किस तरह मतलब यहाँ पे तो समुद्री इलाका है तो हमें तो खारे पानी मिलता नहीं, तो वहाँ पे किस तरह जो नमक का जो कारोबार है वो शुरू है। आप ये सवाल अपने स्कूल टीचर से पूछिएगा, उनको इनका ये जवाब यही होगा कि जो यहाँ पे जो भी झील है या जो भी यहाँ पे पानी मौजूद है उसमें क्या है, खारे पानी की जो वो है मतलब तासीर है, वो खारे पानी की तासीर है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको नमक का कारोबार देखने को मिलेगा। तो ये माहीगिरी हो गया जो भारत में की जाती है।
साहिली इलाका में कौन कौन से आते हैं आपके स्टेट, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आता होगा, दूसरा यहाँ पे गोवा, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उसके बाद कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये सब कौन से इलाके, और बंगाल, ये सब कौन से इलाके हैं, तो ये साहिली इलाका है। और इसी इलाके में माहीगिरी समुद्री माहीगिरी होती है तो इसी इलाके में होती है। और जो अंदर जो देश के अंदर जो अपने मुल्क के अंदर होती है कहाँ से होती है, तो वो दरिया और झीलों से होती है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि राजस्थान में समुद्री माहीगिरी होती है, तो आपको आंसर में क्या बताना होगा, आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कोई भी किस्म का साहिली इलाका नहीं है, क्योंकि जो भी हो उसकी इलाका से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखना होगा कि किस तरह से मुल्क के अंदर और मुल्क जो समुंदर से माहीगिरी की जाती है, तो ये आपको देखना होगा और आपको इसी तरह से माहीगिरी समझना होगा। और आपको इसी तरह का जो एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा, आपको पूरा डिटेल्स बताना होगा कि किस तरह मतलब समुद्री साहिली इलाका का जो माहीगिरी है वो किस किस इलाक़त में है, तो आपको बताना होगा। तो महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक है। वहीं पर आपको बताना होगा कि भारत के मुल्क के अंदर कौन से ऐसे जरिया है जिससे माहीगिरी की जाती है, या कौन सा ऐसा मनबा है जिससे माहीगिरी की जाती है, तो आपको बताना होगा। नदी, तालाब, झील, ये सब आपको बताना होगा। तो हम कानकुनी देखने जा रहे हैं कि भारत में कहाँ पे मदनियात निकाले जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर तो कुछ इलाका झारखंड में पड़ता है, कुछ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पे कोयले की बहुत सारे ज़ख़ीरा मौजूद है। तो आपको मैं पहले बताया था कि सनत कहाँ पे होगी, जहाँ पे खाम माल की मौजूदगी होगी उसी के आसपास में सनत होगी। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे बहुत सारे कोयले निकाले जाते हैं, बहुत सारे खाम माल निकाले जाते हैं, यहाँ पे से लोहा भी निकाला जाता है। तो इसी के आसपास में एक आप सुने होंगे जो बहुत बड़े मतलब नामी गिरामी एक कंपनी है जो टाटा, जो जमशेदजी टाटा स्टील है और बोकारो स्टील, ये दो यहाँ पे झारखंड में मौजूद है। तो छोटा नागपुर के पठार के आसपास जो कानकोनी है और जो कानकोनी का जो मतलब यूज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोयले निकाले जाते हैं, तांबा निकाले जाते हैं, लोहा निकाले जाते हैं और कुछ मैंगनीज भी निकाले जाते हैं। वहीं पे आप देखोगे तमिलनाडु में जो कर्नाटक और तमिलनाडु में यहाँ पे भी एक बहुत बड़े मतलब यहाँ पे भी कानकोनी का जो काम है बहुत ज़्यादा अरूज आया है। तो यहाँ पे भी लोहा और बॉक्साइट और क्या निकाले जाते हैं, लोहा, बॉक्साइट, लोहा और मैंगनीज, ये सब निकाले जाते हैं। तो आप केरला में देखोगे तो जो अपना ये जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो थोरियम, जो अपना थोरियम जो होता है, तो यहाँ से थोरियम जो केरला से थोरियम पाया गया है। तो वहीं पे आप देखोगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ के लिए की जाती है, तो वहाँ पे पत्थरों के लिए जो तरह तरह के पत्थर मिलते हैं, जैसे आप ताजमहल में देखते हो कि संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। तो वो राजस्थान से ही कानकोनी मतलब राजस्थान से ही और लेके के वहाँ पे बहुत सारे पत्थर के अकसाम है, बहुत सारे संगमरमर तो एक अहम है, बाकी और सारे बहुत सारे ऐसे पत्थर है जिसकी यहाँ पे खैर मौजूद है और यहाँ से लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे लोग इस कारोबार में मतलब मौजूद है। तो दूसरा आप देखोगे जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में एक करपा नामक एक पत्थर होता है। जो करपा नामक पत्थर होता है वो कहाँ पे होता है, तो इस वाले इलाके में मौजूद है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु वाले इलाके में मौजूद है। वहीं पे आप देखोगे कि आसाम में जो सबसे पुराना जो कानकोनी है, जो सबसे पुराना मदनियात तेल के जो निकाले जाते हैं वो कहाँ पे, आसाम पे डिगबोई सबसे पुराना है। मुंबई हाई से भी पुराना कहाँ है, तो डिगबोई है। तो यहाँ पे डिगबोई में मदनियात तेल के क्या किया जाते हैं, मदनियात तेल निकाले जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे आपने जो गोदावरी नदी है, जो यहाँ गोदावरी नदी कहाँ पे, तो गोदावरी नदी मगरबी घाट से निकलती है। तो गोदावरी नदी के आसपास जो यहाँ पे है, जो बहाने पे यहाँ पे भी मादनी तेल निकाले जाते हैं। और गोदावरी और कृष्णा नदी के जो यहाँ पे आते हैं, जो आपको मिलता है, तो यहाँ पे मादनी तेल निकाले जाते हैं। तो इस तरह के आपको कानकोनी देखने को मिलेगा हमारे मुल्क के अंदर।
जहाँ पर जो भी यहाँ पे खाम माल, जिस इलाके में खाम माल मौजूद है उसी के आसपास में बड़ी बड़ी सनतें मौजूद होगी। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, भारत की सनतें देखेंगे, जो ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस है। वैसे आप CLW देखोगे, जो रेलवे का बहुत बड़ा एक कंपनी है। जैसे डाबर कंपनी देखोगे आप, सिप्ला कंपनी देखोगे, ये सब क्या है, एक बड़ी बड़ी कंपनी है जो खाम माल का इस्तेमाल करके तैयारशुदा माल बनाती है। और ये खाम माल कहाँ से लेते हैं, तो हमारे जो जंगलात से जो निकलते हैं या हमारे जो कानकुनी से निकलते हैं, वहाँ से खाम माल का इस्तेमाल करके वहीं पे बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा कानकुनी। अब इसके बाद हम देखेंगे अहम सनतें, देखेंगे भारत की कौन कौन सी अहम सनतें हैं। तो सबसे पहले आपको सनतें जो मौजूद मतलब दिमाग में आएगा, तो वहीं पे आपको ये दिमाग में रखना होगा कि सनत कहीं पर भी बनाई जाती है तो उसी के आसपास में यहाँ पर खाम माल की मौजूदगी होती है, तो वहीं पे सनत बनाई जाती है। जैसे आप ऑयल नेचुरल गैस देखोगे, तो ऑयल नेचुरल गैस कंपनी कहाँ पे बनाई जाएगी, जहाँ पे मदनियात तेल के ज़खायर होंगे। आप देखोगे बोकारो स्टील या जमशेदजी टाटा स्टील, ये कहाँ पे मौजूद होगी, तो वहीं पे होगा जहाँ पे कानकुनी इसके दस्तयाब होंगे। जो आसपास के इलाकों में कानकुनी होगा, जो लोहे और कोयले दोनों की कानकुनी जहाँ पे मौजूद होगी, उसी के आसपास में क्या होगा, एक तरह का सनद बनाया गया होगा।